हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस, ट्रांजिशन एंड वेवलेंथ। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वेवलेंथ होगी, हमें ये बताना है। तो पहला तरीका तो ये है, ये हो गया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट कर रहा है 3 से 1 में, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? या तो पहले वो 3 से 1 में आ जाए, या 3 से 2 में आए, और फिर 2 से 1 में आए। तो एक तो ये हो गई, दूसरी, तीसरी। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 3। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, या इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2, तो इस तरीके से अगर मैं लाइंस बनाती भी चलूंगी तो ये हमारा टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। क्लियर है? मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट हो रहा है n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगी? 1, और n2 की वैल्यू क्या होगी? 4। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो जो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? n2 हमारा हो गया 4, n1 है 1, n2 है 4, 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 3, 4 बाय 2, 2 टू ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आई? 6। क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे वो IQ बेसिकली, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नील बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जो उनका बोर एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। और उनका जो बोर एटॉमिक मॉडल फेल हुआ उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज थी, तो वहीं पर मैक्स प्लैंक ने भी एक थ्योरी दी थी। और वो थ्योरी किसकी थी? वो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बताया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, कि जो लाइट होती है या जो रेडिएशंस होते हैं, या जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, रेडियो वेव, ये जो सारे वेव्स थे, इनके केस में क्या हुआ कि अभी तक वेव को वेव माना जा रहा था, अभी तक वेव को वेव माना जा रहा था। लेकिन मैक्स प्लैंक ने अपना एक नज़रिया बताया, या उन्होंने अपना एक आइडिया प्रिफर किया, और वो आइडिया क्या था कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो लाइट है, और ये जो आपकी वेव्स हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चाहे रेडियो वेव्स हो गई, चाहे इंफ्रारेड वेव्स हो गई, तो इनमें जो रेडिएशन थे ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से। जो रेडिएशंस हैं वो बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन्होंने इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया? फोटॉन और क्वांटा। कहने का मतलब है मैक्स प्लैंक ने यहाँ से लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करना शुरू कर दिया था, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? मान लो मेरे पास एक वेव है, ये इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? f। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी hf। और यहाँ पे जो दूसरी वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो मैंने मान ली f डैश, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? hf डैश। यस और नो? यही तो होगी। तो एनर्जी इक्वल्स टू hf, या हम इसको h न्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? म्यू के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से तो डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने ये तो बता दिया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब उन्होंने बेसिकली लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चीज़ की, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई वेव होती है, वेव है, तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके पास वेवलेंथ होगी,
इसके पास फ्रीक्वेंसी होगी और इसके पास वेलोसिटी होगी। तो इन तीनों का जो रिलेशन निकल कर आता है वो रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। क्लियर है? और ये जो रिलेशन है ना, ये किसी पे भी एप्लीकेबल है, चाहे आपके पास लाइट वेव हो, चाहे आपके पास साउंड वेव हो, चाहे वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, हम हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें आपकी आती है गामा रेज, माइक्रोवेव, ठीक है, जिसमें आपकी आती है इंफ्रारेड वेव्स, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? c के। अब यहाँ से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ रहा है। लैम्डा इज वेवलेंथ, f इज फ्रीक्वेंसी एंड v इज वेलोसिटी। क्लियर है? तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? v बाई लैम्डा, यस और नो, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। और जो वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है? स्पीड ऑफ लाइट के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। और हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है? h न्यू के, और न्यू हमारा क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा, यस और नो। तो यहाँ से ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल कर आता है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो रेडिएशन था ना, वो रेडिएशन किससे बना था? वो रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से बना था। तो हमने जो एनर्जी बताई थी, एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो ये जो एनर्जी थी ना, ये वेव के एक छोटे से पार्टिकल की एनर्जी थी या एक फोटोन की एनर्जी थी। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि जो लाइट है वो कभी कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती है और कभी कभी वेव नेचर भी शो करती है। तो मैक्स प्लैंक ने ये अपनी थ्योरी में प्रूव कर दिया। और यहाँ से जो h है, इसी को हमने क्या कहा? प्लैंक कांस्टेंट। किसकी वजह से? मैक्स प्लैंक की वजह से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है? तो मैक्स प्लैंक से इंस्पायर होके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगले। तो डी ब्रॉगले ने मैक्स प्लैंक से कहा कि सर, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जो आपका लाइट है वो वेव है, तब आप ये कह रहे हो कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। ऑल्दो ये चीज़ न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में पहले ही कह दिया था कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर है? और अगर मैं बात करती हूँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होगा? लाइट के, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बराबर ही तो होगा कि जब इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी ब्रॉगली ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस इन द सेंस उन्होंने एक सजेशन दिया या उन्होंने अपना एक आइडिया पुट फॉरवर्ड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या है? बहुत तेज है। तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, यस और नो। तो यहां से डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर की बात करी। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो कर सकता है। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ये चीज कुछ टाइम बाद प्रूव भी हो गई जब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आया। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या शो करती है? वो वेव नेचर शो करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराया गया तो उसमें इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन ने भी वेव नेचर शो कर दिया। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई।
तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि जो भी मूविंग पार्टिकल होते हैं, ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर, ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है और वही इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है अगर वो वेव है तो उसके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी, और वही इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास कुछ मास होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पार्टिकल है, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो अगर मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ क्या निकल कर आएगी, h अपॉन एम वी, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन एम इंटू वी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज अ वेव। जो भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह। क्योंकि मूविंग पार्टिकल की अगर मैं बात करूं ना, मूविंग पार्टिकल में तो आपकी कार भी मूविंग पार्टिकल होगी, या आपकी टेनिस बॉल भी मूविंग पार्टिकल हो गई, तो क्या ये भी वेव की तरह बिहेव करेंगे? नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। तो जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन पी, विच इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो बाद में प्रूफ की गई, जो क्या है, जो बिल्कुल सही थी। क्लियर है? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी k, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर मैं बात करती हूँ वेवलेंथ की तो फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन पी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है मोमेंटम के बीच में, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी सुन लो। जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, p बाई एम, और इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसमें उठा के पुट कर दूँ, दैट इज p बाई एम का स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मोमेंटम कितना निकल कर आ जाएगा, मोमेंटम निकल कर आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ke, या मैं यहाँ से मोमेंटम लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 2m ke। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।